सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नई बात देश की सच्चाई के साथ गाजा, वेस्ट बैंक, शेख जर्राह समेत पूरे फिलिस्तीन इजरायली जुल्म का विरोध कर रहा है और इजराइल सारे विरोध को दरकिनार कर लगातार बमबारी कर रहा है। क्यों कर रहा है बमबारी और कैसे रुकेगी बमबारी, इस पर करेंगे विस्तार से बात। हमास के नए हथियार से इजराइल क्यों है दहशत में, इस पर भी करेंगे तफसील से बात। लेकिन सबसे पहले आज के प्रमुख समाचारों की एक झलक। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण कई लोग महाराष्ट्र में भी मारे गए हैं। मुंबई में जहाज के डूबने से 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि 65 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लापता होने का इश्तहार उनके चुनाव क्षेत्र राघोपुर में चिपकाया जा रहा है। जी हां, और ढूंढ कर लाने वालों को 51,000 रुपए इनाम भी देने की बात की जा रही है। आरजेडी के नेताओं ने इसे राजनीति बताया। मिस्र ने भेजा है गाजा के अंदर राहत सामग्री। जी हां, राहत सामग्री से भरी सैकड़ों गाड़ियां गाजा के लिए मिस्र से रवाना की गई। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए दिल्ली सरकार तैयार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम पहले से तैयार हैं। आज पदाधिकारियों के साथ बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनाए गए हैं विशेष टास्क फोर्स। पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का पहले से ही है बेहतर प्रबंध। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, साथ ही साथ केंद्र को भी आड़े हाथों लिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद अपने पिता की विरासत पर काम कर रहे हैं, जबकि बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मांझी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल, जो मेडिकल एसोसिएशन के जिम्मेदार भी थे, उनका कोरोना से निधन हो गया। बताया जाता है कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज वो लगवा चुके थे, उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित हुए और अंततोगत्वा उनका निधन हो गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3846 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 6% कम हो गया है और दिल्ली में सुकून का माहौल बन रहा। सीबीआई ने शारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की मांग की है। जी हां, नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने सोमवार को ममता बनर्जी के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इस केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर गए। चक्रवाती तूफान ताउते से होने नुकसान का समीक्षा करने आज प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और वहां से कुछ देर ठहरकर ऊना, दीवा, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां से लौटकर अहमदाबाद में एक समीक्षा मीटिंग की। आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान ताउते से गुजरात में अब तक 13 लोगों की मौत, जबकि तूफान के कारण बहुत ज्यादा माली नुकसान भी हुआ है। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नई बात देश की सच्चाई के साथ गाजा, वेस्ट बैंक, शेख जर्राह और इजराइल के इर्द गिर्द की पूरी आबादी दहशतज़दा। और क्यों ना हो, जब रात दिन 24 घंटे एक ही आवाज सुनाई दे, बम और रॉकेट। इसके अलावा चीख और पुकार के अलावा और कोई भी आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन क्यों इजराइल अड़ा है लगातार अपने इस जुल्म पर और क्यों नहीं पीछे हट रहा और कैसे पीछे हटेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बात करने की जरूरत है। पहली बात यह कि इजराइल जो इस जंग को कर रहा है उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो स्वयं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। जी हां, ये एक बात बड़ी है और जानने की है कि नेतन्याहू पूर्ण बहुमत की सरकार के नेता नहीं है, बल्कि अल्पमत की सरकार में वो कई मुकदमे, भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे हुए हैं और उनकी सरकार
गिरी हुई है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। और शायद ये पूरा जंग नेतन्याहू के निजी दिमाग का प्लान है कि जब हम सत्ता पर नहीं हैं तो इस देश को जंग में झोंक दिया जाए। और जंग में नेतन्याहू को ये विश्वास है या होगा कि हम विजयी होंगे और इसका श्रेय लेकर दोबारा हम चुनाव में जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो सवाल हमने महत्वपूर्ण उठाया कि कैसे रुकेगी बमबारी। बमबारी रुकने का सिंपल सा तरीका यह है कि या तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें सीधी मुदाखलत करे। संयुक्त राष्ट्र संघ पर हम मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू बाद में आपसे करेंगे किसी और एपिसोड में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक के रवैये को देखकर यह लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मंशा कहीं से भी इसमें साफ नहीं है और शायद संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं चाहती है कि यह जंग बंद हो, वरना संयुक्त राष्ट्र संघ अगर चाहती तो उसके एक थ्रेड से ही यह जंग और ये बमबारी रुक सकती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी संदिग्धता अब उभर कर सामने आ रही है, उसका मशकूक चेहरा सामने आ रहा। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है बमबारी को रोकने का, लेकिन उस पर भी जो पेंच फंसा है वो ये फंसा है कि उसकी अगुवाई कौन करेगा। बार बार इसराइल की ताकत को लेकर गोदी मीडिया नए नए समाचार परोस रही है। मैं आगे बताऊंगा कि इसराइल अभी हमास के किस हथियार से डरा हुआ है। लेकिन पहले ये कि बमबारी कैसे रुक, उसका सीधा सा फार्मूला है कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे ममालिक मुत्तहिद होकर अपने तमाम साजो सामान के साथ सरहद पर पहुंचें, अपनी सेनाओं को इसराइल के सीमाओं पर खड़ा कर दे, बमबारी फौरन रुक जाएगा। शायद 1967 के जंग का खौफ इन मुस्लिम ममालिक के दिल से नहीं निकला है। यही कारण है कि ये मीटिंगों पर मीटिंगें तो कर रहे हैं, मुजम्मत और मुजम्मती करारदाद इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरा एक और उपाय है कि यदि बराह रास्त और सीधा प्रत्यक्ष अगर नहीं लड़ सकते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हमास की सैनिक मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो क्या यह समय ऐसा नहीं आ गया है कि ये मुस्लिम ममालिक जो अपने आप को मजलूमों की हिमायत में अपने आप को खड़ा दिखाने की कोशिश में लगे हैं लगातार, क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र के तमाम नियमों के खिलाफ वो जो है हमास की मदद में या फिलिस्तीन की मदद में अपनी सेना क्यों नहीं भेज सकते हैं। अगर इनके लिए संयुक्त राष्ट्र है तो फिर इसराइल के लिए कौन सा राष्ट्र है, ये सवाल भी अब दबे जुबान तमाम उठाया जा रहा है। और मेरा सीधा सा आकलन है कि इसराइल से ना तो ईरान कमजोर है और ना ही पाकिस्तान कमजोर है और ना ही तुर्की कमजोर है, बल्कि कमजोर अगर है तो सिर्फ मैनेजमेंट कमजोर है। और मैनेजमेंट कमजोर होने की वजह कर पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, इसी बात पर सारी प्लानिंग रुकती चली जा रही है और लगातार इसराइल बेलगाम होकर अपने जुल्म बढ़ाता चला जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की अब आ पड़ी है कि वो अपने आप को खलीफा कहने वाले देश तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान अब मशवरे से ऊपर उठें और कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाएं। यकीन जानिए कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान की तिकड़ी अगर सही मैनेजमेंट के साथ इसराइल के खिलाफ खड़ी होती है तो इसराइल नक्शे से बाहर हो जाएगा। और यह जरूर मैंने शक जाहिर किया जाता है कि ऐसा होने पर वर्ल्ड वार होगा। तो वर्ल्ड वार में भी जो संतुलन है, सैन्य संतुलन, वो जो है वो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का भारी पड़ेगा। इसलिए कि वर्ल्ड वार का मतलब है कि अगर अमेरिका, फ्रांस और जर्मन इसराइल के बचाव में सीधे हस्तक्षेप करती है तो रूस और चाइना भी फिलिस्तीन के बचाव में सीधे हस्तक्षेप करेगी। और तब जो वर्ल्ड वार होगा वो इसराइल की भूमि पर नहीं होगा, वो फिर दूसरे ढंग का होगा। ये इतने लंबे प्लानिंग जंग में नहीं किए जाते हैं, चूंकि और चुनांचे जंग में नहीं चलता है। जंग में जो पहल करता है वही कामयाब होता है। लेकिन ये मुस्लिम ममालिक लगातार 15 दिनों से मीटिंग ही कर रहे हैं, कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। और ये 2-2, 4-4 और 6-6 महीने का
प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा और वैसा किया तो वैसा हो जाएगा और आलमी जंग छिड़ जाएगी। अगर ये सोच कोई भी देश रखता है तो वो मजलूमों की हिमायत नहीं कर सकता, मजलूमों को बचा नहीं सकता। इसलिए कि जालिम ने अपने मंशा का इजहार सार्वजनिक मंचों से, खुले मंचों से कर दिया है और जालिम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अपने जुल्म से बाज नहीं आएंगे जब तक कि हमास और फिलिस्तीन का नामो निशान नहीं मिटा देंगे। अब आपको बताता हूं हमास की वो कौन सी ताकत है जिससे इसराइल सहमा हुआ है, डरा हुआ है। जी हां, हमास ने एक नए मिसाइल जो है का टेस्ट किया है और वो नए मिसाइल की टेस्ट से इस वक्त इसराइल सहमा हुआ है। बताया यह जाता है कि अब तक जिस मिसाइल का इस्तेमाल होता था वो उसकी क्षमता कम थी और उसकी मारक क्षमता जो है वो 30, 40, 50 किलोमीटर की थी और उसे इसराइल का वो आयरन डोम हमेशा निष्क्रिय कर दिया करता था, जिसको अल कस्साम के नाम से ज्यादातर प्रचलित किया गया था। लेकिन अब जो हमास ने दूसरा एक मिसाइल लाया है जिसका एक इस्तेमाल हो चुका है, उसका नाम है अयाश। ये अयाश 250 है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और ये आयरन डोम को चकमा भी दे सकता है। इसकी भनक लगते ही इस्राएली सैनिकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसराइल के जो दिफाई उमूर के माहिर हैं, जो उनके रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी हैं और इसराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमास है वो इसकी तह तक जाने की कोशिश में लग गया है कि अयाश 250 जो हमास की एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, आखिर इसकी सप्लाई कहां से हो रही है, कौन है जो ये प्रोवाइड करा रहा है और कहां रखा हुआ है, इसका भंडारण कहां किया गया है, इन तमाम चीजों के पता लगाने में वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर यह माना जाए कि अयाश 250 जो है अगर उसकी उपलब्धता हमास के पास अत्यधिक होती है तो इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें और दूसरे लोग भी बराह रास्त जुड़ सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।